अस्सलाम वालेकुम M19 बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? M19 ठीक है बेटा। आज हम स्टार्ट करते हैं और मुझे ये बताओ कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं आज हमारे पास। पार्टिसिपेंट्स हैं 87। क्यों बेटा, बाकी बच्चे किधर हैं? 87 बच्चे क्यों हैं पार्टिसिपेंट्स बेटा? 87 बच्चे और बाकी बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आज क्या सैटरडे को छुट्टी मना रहे हैं? बच्चों प्लीज वेक अप एंड ज्वाइन। लेक्चर छोटा भी है, इंटरेस्टिंग भी है। आप अपने फ्रेंड्स को मैसेजेस कीजिए कि प्लीज वो ऑनलाइन हो जाएं। जिसका फ्रेंड मिसिंग है। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। आपको याद होगा कि हमने जो पिछले 2 लेक्चर्स पढ़े थे उसमें हमने लिम्ब की डेवलपमेंट स्टार्ट की थी। हमने पढ़ा था अर्ली स्टेजेस ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट और दूसरा हमने पढ़ा था लेट स्टेजेस ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट। और जो SCQ आता है वो मोस्टली लेट स्टेजेस ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट आता है। ठीक है बेटा, वो हमने पिछली दफा बड़ा अच्छा सा कर लिया था, इंक्लूडिंग दी रोटेशन, वो भी उसके अंदर ही लिखनी है। आज हम पढ़ेंगे कि लिम्ब के डेवलपमेंट के दौरान क्या क्या बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं और ये बहुत कॉमन है, इसलिए ये बहुत ज्यादा लिखने को आते हैं। ठीक है, अब हम बर्थ डिफेक्ट्स ऑफ लिम्स को ना 4 हिस्सों में ना क्लासीफाई अगर कर लेंगे ना तो आपको याद रखने आसान हो जाएंगे, वरना रैंडमली याद रखने मुश्किल थे। ये फिर मैंने क्लासिफिकेशन खुद बनाई और डिफेक्ट्स को इन हेडिंग्स में डाल दिया। इसका फायदा ये होगा कि आपको फौरन याद आ जाएगा कि अच्छा ये इस चीज का डिफेक्ट पूछा जा रहा है तो मैं इस ग्रुप में से इसको लिखूंगा। ठीक है, पहला हमने क्या बनाया है, फेलियर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्ट। यानी आप अपने बाजू की तरफ देखो तो आपका अपर आर्म है, फोर आर्म है, आपका पाम ऑफ दी हैंड है, फिर फिंगर्स है, फिर थंब है। कि आपका इसका मतलब ये है कि आपका जो बाजू पूरे का पूरा है या अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब, इसमें से कुछ पार्ट नहीं बना। फेलियर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्ट्स, पहली बात ये हो गई। दूसरा है फेलियर ऑफ डिफ्रेंसिएशन, कि चीज जो है पड़ी हुई है लेकिन वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकी। तीसरा है कि डुप्लीकेशन हो गई है। डुप्लीकेशन आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं उनके हाथों या पैरों में 6 फिंगर्स होती हैं इंस्टेड ऑफ 5। और एक चीज होती है अंडर ग्रोथ, यानी कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस चीजें तो पूरी हैं लेकिन जो साइज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो साइज की नहीं बनी। ठीक है बच्चों, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जाहिर है जो पहले नंबर पे आया पहले उसी को पढ़ेंगे, फेलियर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्ट्स। पहले इसको देखते हैं। ये बताओ बाकी बच्चे किधर गए हैं? बच्चे करो कितने पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं? 110 नहीं, आपकी क्लास 150 की है, दे शुड बी 150। अच्छा जी, फेलियर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्ट्स हम पढ़ेंगे आज। इसमें सबसे पहले एमेलिया होता है। मेलिया कहते हैं लिम्ब को। ठीक है, MELIA, ये एक रॉकेट साइन अपने जेहन में याद कर लो। तो इसके डिफेक्ट्स याद करना बहुत आसान है। तो मेलिया कहते हैं लिम्ब को, MELIA। मेलिया का क्या मतलब है? सारे बच्चे लिख के बताओ। लिम्ब, वेरी गुड। ये अपर लिम्ब भी हो सकता है, ये लोअर लिम्ब भी हो सकता है, वेरी गुड। और ए चूंकि एब्सेंस के लिए यूज होता है ना, जैसे हम कहते थे कि जी हमारी एपिथेलियम ए वेस्कुलर है, याद आए? एपिथेलियम ए वेस्कुलर है, इसका मतलब उसमें वेस्कुलरिटी नहीं है तो हम उसके साथ ए लगा देते हैं, ए वेस्कुलर। इसी तरह इसको एमेलिया लिखा गया तो इसका क्या मतलब है? एब्सेंस ऑफ लिम्स। अब ये एब्सेंस ऑफ लिम्स के एक लिम्ब भी एब्सेंट हो सकते हैं और आपकी बॉडी में 4 लिम्स हैं, 2 अपर लिम्ब 2 लोअर लिम्ब, ये चारों भी एब्सेंट हो सकते हैं। आपके सामने जो एग्जांपल पेश की जा रही है इसमें चारों लिम्स एब्सेंट हैं। ठीक है, और ये क्या है? एमेलिया। इस प्रॉब्लम को क्या कहेंगे? एमेलिया। एमेलिया में आपका एक लिम्ब, किसी का एक लिम्ब भी एब्सेंट हो सकता है, किसी के 2 लिम्ब एब्सेंट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, चारों भी हो सकते हैं। जो पिक्चर आपको सामने दिखाई जा रही है उसमें चारों एक्सट्रीमिटीज एब्सेंट है और इस कंडीशन को नाम हमने दिया है एमेलिया। मेलिया होता है लिम्ब और जब ए लगाओ तो एब्सेंस हो जाएगी, एब्सेंस ऑफ लिम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं।
ये है मीरोमेलिया। मीरोमेलिया का मतलब है पार्शियल एब्सेंस ऑफ द लिम्ब। लिम्ब होगा लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है वो एब्सेंट होगा। ठीक है। अब आपको पता है कि आपका डिस्टल एंड तो आपका हाथ बन जाता है, प्रॉक्सिमल जो होता है आपकी अपर आर्म होती है, जो मिडल सेगमेंट होता है वो आपकी फोर आर्म होती है। तो मेरोमेलिया में क्या होते हैं कि द प्रॉक्सिमल एंड द मिडल सेगमेंट ऑफ द लिम्ब आर एब्सेंट। प्रॉक्सिमल और मिडल का क्या मतलब है? अपर लिम्ब में अपर आर्म एंड फोर आर्म, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड मिडल सेगमेंट। क्योंकि डिस्टल सेगमेंट तो कंस्ट्रक्शन बनने के बाद हाथ बन जाता है, याद आए, हैंड और फिंगर्स बन जाती हैं। तो आपके पास क्या है कि मेरोमेलिया कैसी प्रॉब्लम है जिसमें आपका प्रॉक्सिमल एंड मिडल सेगमेंट ऑफ द लिम्स आर एब्सेंट एंड हैंड्स और फीट आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द ट्रंक। तो इस पिक्चर में अगर आप देखो तो इसका हाथ जो है वो डायरेक्टली ट्रंक के साथ अटैच हो गया हुआ है। ठीक है। तो ये अगर आप लिबर्टी की तरफ जाओ तो वहां पे अक्सर मैंने एक बैगर देखा है जिसके हाथ जो है उसके ट्रंक के साथ जुड़े होते हैं और उसके पैसे फिर उसकी शर्ट की पॉकेट में डाल दिए जाते हैं। तो बेटा मीरोमेलिया क्या है? पार्शियल एब्सेंस ऑफ द लिम्ब। ठीक है। तो इसमें क्या चीज एब्सेंट हो रही है? आपका अपर आर्म और फोर आर्म। अपर आर्म को प्रॉक्सिमल सेगमेंट कहते हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ में, फीटल लाइफ में, और फोर आर्म जो होती है उसको मिडल सेगमेंट कहते हैं, और जो डिस्टल सेगमेंट होता है वो आपका हैंड एंड फिंगर्स होता है। ठीक है बच्चों। तो अब आपको एमेलिया और मीरोमेलिया का पता चल गया। अब मीरोमेलिया ही की आगे से दो वैरायटीज और निकलेंगी। मीरोमेलिया इज हेमीमेलिया व्हेन एब्सेंस ऑफ फिबुला। ये देखो, ये एक बच्चे का एक्सरे किया गया है। एक तरफ तो फिबुला है लोअर लिम्ब में, दूसरी तरफ उसकी फिबुला जो है वो एब्सेंट है। तो फिबुला जब एब्सेंट होगी तो ऐसे मेरोमेलिया को हेमीमेलिया कहेंगे। ठीक है। जब किसी ये बर्थ डिफेक्ट हुआ है कि बच्चे की फिबुला जो है वो एब्सेंट है, कंडीशन मेरोमेलिया ही है कि पार्शियल एब्सेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द लिम्ब है, लेकिन इस कंडीशन को अब हम हेमीमेलिया कहेंगे। ठीक है। अब मीरोमेलिया जो है वो फोकोमेलिया कब कहलाएगी? व्हेन हैंड्स और फीट आर अटैच क्लोज टू द बॉडी। छोटे छोटे बाजू होंगे और हैंड और फीट जो है क्लोज टू द बॉडी अटैच हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में मेरोमेलिया तो था ना कि आर्म है ही नहीं, हैंड या फीट डायरेक्टली ट्रंक को अटैच हो गए हैं। अब ये फोकोमेलिया कब हुआ? जब हैंड और फीट अटैच हुए हैं क्लोज टू द बॉडी, लेकिन छोटे से आर्म्स या छोटे से लोअर लिम्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अब हमको पता चला कि एमेलिया एब्सेंस है, मेरोमेलिया पार्शियल एब्सेंस ऑफ द पार्ट है, मीरोमेलिया हेमीमेलिया कहलाएगी जब ये प्रॉक्सिमल और मिडल सेगमेंट बाजू का एब्सेंट होगा, यानी कि अपर और फोरआर्म, तो ये मीरोमेलिया है। लेकिन जब आपके पास लोअर लिम्ब में फिबुला सिर्फ एब्सेंट होगी तो उसको हेमीमेलिया कह देंगे, और जब आपके पास हैंड्स और फीट क्लोज टू दी बॉडी अटैच होंगे तो उसको फोकोमेलिया कह देंगे। इसमें आर्म्स और अपर और लोअर लिम्ब होंगे लेकिन स्मॉल साइज के होंगे। अच्छा जी, उसके बाद देखिए फेलियर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्ट ही कॉन्टिन्यूस हो रहा है। अब ये बहुत अच्छा, वो दोनों तो जो है आपके पास एमसीक्यू थे। ये मीरोमेलिया, एमेलिया और फोकोमेलिया और हेमीमेलिया, ये सारे के सारे एमसीक्यू हैं। ठीक है। लेकिन जो ये अगली स्लाइड आ रही है ना, ये एससीक्यू आता है, ये एससीक्यू है। आपको एक सिनेरियो बना के दे दिया जाएगा कि जी बच्चा पैदा हुआ है, उसकी रेडियस पार्शियली या कंप्लीटली एब्सेंट है कंजेनिटली, बताओ और साथ साथ उसके क्या मसले हो सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एससीक्यू है, इसलिए इसका आपको ध्यान से सुनो। अच्छा, अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि रेडियस जो है वो पार्शियली या कंप्लीटली एब्सेंट है। रेडियस कहाँ पर होती है? अपर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में? अपर लिम्ब में होती है ना, और फोर आर्म की बोन है ये। तो रेडियस जो है वो पार्शली या कंप्लीटली एब्सेंट होगी। अब पोजीशन क्या होगी? हैंड डेविएट्स लेटरली, अल्लाह की साइड पे अल्लाह जो है उसकी रेडियस की एब्सेंस ना होने की वजह से लेटरल डेविएशन हो जाएगी। एंड द अल्लाह बोस विद द कॉन्केविटी ऑन द लेटरल साइड ऑफ द फोरआर्म। अभी आपको पिक्चर दिखाते हैं। आपसे वो पूछेंगे कि इसकी अब रेडियस पार्शली या कंप्लीटली एब्सेंट है, बताओ क्या डेवलपमेंट होगी, हाथ की पोजीशन क्या होगी, अल्लाह की पोजीशन क्या होगी। तो आपने जवाब देना है कि जो हाथ है वो लेटरली डेविएट किया। आपको पिक्चर दिखाते हैं, ये देखो, हैंड जो है उसकी लेटरल डेविएशन है, ये देखो, ये लेटरल डेविएशन ऑफ हैंड हो गया है, और अल्लाह भी जो है वो
उसकी बेंडिंग हो जाती है, अल्लाह की आपके पास हैंड्स जो है वो लेटरली डेविएट होगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रेडियस, और अल्लाह जो है वो बो होगी यानी बेंड हो जाएगी विद द कॉन्केविटी टू द ऑन द लेटरल साइड of the forearm. This defect results from failure of the mesenchymal primordium of the radius to form during the fifth week of development. अब mesenchyme सबसे पहले thickened होती है ना, mesenchyme thickened होके फिर उसकी quantification होती है तो हाइलैंड कार्टिलेज का मॉडल बनता है। हाइलैंड कार्टिलेज का मॉडल बनने के बाद उसमें ऑसिफिकेशन होती है, तो ऑसिफिकेशन होने के बाद आपके पास बोन बन जाती है। अब आपसे अगर वो कहें कि बेटा इसकी एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस बताओ, रेडियस उस बच्चे की पार्शियल या कंजेनिटल क्यों एब्सेंट हुई, तो इसकी एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस बताओ। आप जवाब दो, क्या एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस है? इस बच्चे की रेडियस जो है वो पार्शियल या कंप्लीटली क्यों एब्सेंट हो गई है? जवाब दो, क्या एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस है? सारे बच्चे भाई, पार्टिसिपेंट्स अभी भी 129 है, इनको 150 होना चाहिए। अपने दोस्तों को जगाइए, उन्हें कहिए पार्टिसिपेट करें। ये रोल कॉल ही मैटर करेगी आपके रिजल्ट्स को कंपाइल करवाने में और आपके ग्रेड्स लगवाने में, ठीक है? हाँ जी, वेरी गुड। डिफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ mesenchyme primordium during the fifth week and this primordium is for the radius. शाबाश बच्चों, प्लीज उठ जाओ। बेशक सैटरडे है और वीकेंड के स्टार्ट होने की आपके अंदर एक बड़ी अच्छी सी वेव आ चुकी होगी। अगर आपका कॉलेज होता तो आप लोगों ने पेस में जाना, नहीं पेस नहीं, वो क्या है, पैकेजेस मॉल में जाना था, पैकेजेस मॉल में जाना था। तो आप समझो कि पैकेजेस मॉल ये आपके सामने आया हुआ है, आप उसकी सैर करें। चलो बच्चों, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा लिखने को आता है, इसको ध्यान से सुनो। बेबी बॉर्न हुआ है विद द पार्शियल या कंप्लीट एब्सेंट ऑफ द रेडियस, और ये कंजेनिटल डिफेक्ट है। पहली बात क्या है? कंजेनिटल डिफेक्ट है। दूसरा, बच्चा प्रेजेंट कैसे होगा? उसका हाथ किधर डेविएट किया होगा? लेटरली, अंगूठे की तरफ डेविएशन होगी, ठीक है? और जो अल्लाह होगी ना वो भी बेंड हुई हुई होगी और उसकी कॉन्केविटी लेटरल साइड पर बनी हुई होगी। अब एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस क्या है कि वो मेसेनकाइमल प्राइमोडियम ही नहीं बना विच इज फॉर द रेडियस, और जब वो प्राइमोडियम ही नहीं बना तो रेडियस कैसे बने? यूजुअली कॉज्ड बाय द जेनेटिक फैक्टर्स एंड मे बी एसोसिएटेड। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होगी, और इस एबनॉर्मेलिटी के साथ और क्या चीजें हो सकती हैं? और जो चीजें हो सकती हैं ना वो ये हैं, the other abnormalities in the newborn such as thrombocytopenia, a condition is known as thrombocytopenia absent radii। इसको ये एक सिंड्रोम बन जाता है, और बच्चों ये क्या है कि इसमें एब्सेंट रेडियस है और साथ उसके थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, ठीक है बच्चों? अब इससे टोटल इस स्लाइड से मटेरियल आपको क्या हासिल हुआ कि ये ऐसा बर्थ डिफेक्ट है जिसमें फेलियर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्ट ऑफ लिम्ब हुआ। क्या चीज एब्सेंट हुई? पार्शियल या कंप्लीट रेडियस हुई। ये डिफेक्ट कंजेनिटल है या एक्वायर्ड है या एनवायरमेंटल है? ये कंजेनिटल डिफेक्ट है। ये डिफेक्ट की एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस क्यों क्या है कि इसका मेसेनकाइमल प्राइमोडियम ही नहीं बना विच फॉर्म ड्यूरिंग द फोर्थ और फिफ्थ वीक। उसके बाद जब बेबी बॉर्न होगा तो किस कंडीशन में बॉर्न होगा कि उसका हैंड जो है वो लेटरली डेविएट कर रहा होगा, थंब की तरफ डेविएशन होगी, और अल्लाह की बोइंग की वजह से उसकी कॉन्केविटी बनेगी, वो भी लेटरल साइड पर होगी, ठीक है? फिर आपको मजीद बताया जा रहा है कि ऐसा बच्चा जिसकी रेडियस पार्शियल या कम्प्लीटली एब्सेंट हो, कभी कभार वो उसके साथ एक और एबनॉर्मेलिटी भी अटैच होती है, और उस एबनॉर्मेलिटी का क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है बेटा? और इस सिंड्रोम का क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एब्सेंट रेडियाई। ये सारा इस स्लाइड का पैगाम आपको मिल गया। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। ये पिक्चर देखिए, इस बच्चे के हाथ की पोजीशन देखिए, लेटरल डेविएशन है थंब की तरफ, और एब्सेंट ये देखिए एक्सरे में इसकी रेडियस एब्सेंट है, और अल्लाह की बेंडिंग हुई हुई है, ठीक है बच्चों? ये सारी पिक्चर है आपके सामने। अच्छा जी, अब है फेलियर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्ट्स, तो अब आगे आएगा लॉबस्टर हैंड। लॉबस्टर हैंड ये भी लिखने के लिए आता है। इसको स्प्लिट हैंड फुट मैलफॉर्मेशंस कहती हैं। ये कंडीशन हाथ की भी हो सकती है, पैर की भी हो सकती है। ये पिक्चर हाथ की है, ये पिक्चर
फीट की है, ये हैंड्स की पिक्चर है। अब इसके अंदर क्या है कि मिडल फिंगर जो है ना, मिडल फ्लेंजेस वो एब्सेंट हो जाती हैं। फर्स्ट सेकंड आपस में जुड़ जाती हैं, फोर्थ और फिफ्थ आपस में जुड़ जाती हैं, और जो डिफेक्ट बनेगा उसको हम कहेंगे क्लॉ लॉबस्टर हैंड। अब क्लॉ लॉबस्टर हैंड में क्या चीज एब्सेंट हो रही है बच्चों, क्या चीज एब्सेंट हो रही है क्लॉ लॉबस्टर हैंड में? जो बच्चे पार्टिसिपेट पहले नहीं करते प्लीज वो भी पार्टिसिपेट करना शुरू करें। 131 हो गए हैं, प्लीज इसको 150 करवाइए, दोस्तों को फोन कीजिए, ये गलत बात है जी। सेंट्रल डिजिट, वेरी गुड। आपकी जो मिडिल फिंगर है ये वाली फिंगर यूजुअली एब्सेंट हो जाती है, और आपकी फर्स्ट सेकंड डिजिट और फोर्थ और फिफ्थ डिजिट आपस में फ्यूज कर जाती हैं, और पिक्चर आ जाती है आपके पास क्लॉ लॉबस्टर हैंड। उस दिन बच्चों ने बड़े बड़े अच्छे नाम और लिख दिए थे, क्रैब का नाम लिख दिया था, स्कॉर्पियन का लिख दिया था। तो ये, लेकिन इसको स्कॉर्पियन नहीं, क्लॉ नहीं कहना, इसको लॉबस्टर क्लॉ ही कहना है, क्योंकि लॉबस्टर के क्लॉ जरा बड़े साइज की होती है, और वो इस साइज के साथ मैच करते हैं, इसलिए इसको क्लॉ लॉबस्टर हैंड कहा जाता है। ठीक है। एब्सेंस ऑफ सेंट्रल डिजिट्स ऑफ द हैंड रिजल्ट इन द डिफेक्ट कॉल्ड द बाइफोर्केट हैंड और स्प्लिट हैंड, इसको फोक्ड भी कह सकते हैं। ठीक है। Absence of the second to fourth toes result in a bifurcate or split foot। अब आपके पास सेकंड टू फोर्थ टो एब्सेंट हो सकते हैं पाँव के अंदर, यानी कि पहला और आखिरी बन गए और सेकंड टू फोर्थ टो जो है वो एब्सेंट हो गए हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है, एक कंडीशन ये हो सकती है कि सेंटर वाली मिडिल डिजिट एब्सेंट हो गई है, फर्स्ट और सेकंड फ्यूज कर गए हैं, फोर्थ और फिफ्थ आपस में फ्यूज कर गए हैं। ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। ठीक है बेटा, अब आपको समझ आ गया कि क्लॉ लॉबस्टर हैंड या क्लॉ लॉबस्टर फीट क्या कंडीशन है। हैंड के अंदर मोस्टली मिडल या सेंट्रल डिजिट एब्सेंट होती हैं, और आपके पास ये भी हो सकता है कि सेकंड थर्ड फोर्थ एब्सेंट हो, सिर्फ फर्स्ट और फिफ्थ पड़ी हुई हो। ठीक है। ये भी हो सकता है कि मिडल डिजिट एब्सेंट हो जाए, फर्स्ट सेकंड फ्यूज कर जाए और फोर्थ और फिफ्थ फ्यूज कर जाए। ठीक है। तो इसी तरह लोअर लिम्ब में हो सकता है कि सेकंड थर्ड और फोर्थ टोस एब्सेंट हो जाए, सिर्फ फर्स्ट और फिफ्थ पड़ा हो और ये प्रॉब्लम बन जाए। या ये होता है कि मिडिल वाला एब्सेंट होता है, फर्स्ट और सेकंड फ्यूज करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ फ्यूज करेंगे, पिक्चर यही बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास क्या है, क्लॉ लॉबस्टर हैंड। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये बताओ कि हमने अभी तक पढ़े थे फेलियर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द पार्ट, तो अब बताओ उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स है, जल्दी से शाबाश। क्या डिफेक्ट्स अभी तक पढ़े हैं आपने? पार्टिसिपेट करो क्लास, प्लीज क्लास, जो बच्चे सोए हुए हो, खाली एमेलिया से काम नहीं बनना। और क्या क्या था? 132 अभी हुए हैं, प्लीज क्लास वेक अप, वेक अप बेटा, खाली एमेलिया से काम नहीं बनना। हेमीमेलिया वेरी गुड, फोकोमेलिया, क्लॉ लॉबस्टर हैंड वेरी गुड, और एक और चीज रह गई है, एक और चीज रह गई है बच्चों, अभी तक किसी ने नहीं लिखी, वो भी हाँ, रेडियस, एब्सेंस ऑफ रेडियस, वेरी गुड, शाबाश, गुड क्लास। ये वो डिफेक्ट्स हैं, अगर आपसे कोई कहते हैं ना कि बेटा हमें बताओ कि वो कौन से डिफेक्ट्स हैं जो कि लाते हैं फेलियर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द लिम्ब, तो ये वो वाले डिफेक्ट्स हो गए। अब हम कर रहे हैं फेलियर ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है। फेलियर ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है कि आपके जो फिंगर्स हैं हैंड की या फीट की, ये जुड़ी हुई हो सकती हैं। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको वैसे इंट्रोड्यूस करा दिया था, टाइम ज्यादा था। सिन का मतलब होता है ज्वाइंट, जहां पर भी कहीं पे भी सिन हो, आप एक ज्वाइंट का नाम बताओ जो सिन से शुरू होता है, जो इमोबाइल होता है, उस ज्वाइंट का नाम बताओ, उससे कनेक्शन बनाकर ये आप याद कर सकते हो। वो ज्वाइंट कौन सा ज्वाइंट होता है जो सिन से स्टार्ट होता है? चलो शाबाश, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सिन का मतलब होता है ज्वाइंट। ठीक है। जब फिंगर जुड़ी हुई होंगी तो उसको कहेंगे सिंडेक्टिली। ठीक है। सिंडेक्टिली का मतलब है ज्वाइनिंग ऑफ द फिंगर और टोज। अब ये सिर्फ स्किन भी जुड़ी हुई हो सकती है, शाबाश, गुड क्लास, गुड रिस्पॉन्स। अब चूंकि ये सिंडेक्टिली है तो सिन का मतलब है ज्वाइंट, इसका मतलब है कि फिंगर्स हाथों की या पैरों की आपस में जुड़ी हुई हैं। अब ये जो जुड़ी हुई होना हो सकता है, ये स्किन का भी हो सकता है कि दो फिंगर्स की सिर्फ स्किन आपस में जुड़ी हुई हो, और ये भी हो सकता है कि आपके पास
बोन्स भी अंदर से जुड़ी हुई हो। ऐसा क्यों हुआ होगा? ये सिंडेक्टली क्यों बनी होगी? आपको याद है हमने किया था कि आपके पास एपिकल एक्टोडर्मल रिज जो है, डिजिटल रेस जब अपीयर होती हैं, याद आया डिजिटल रेस अपीयर होती हैं, डिजिटल रेस अपीयर हुई और डिजिटल रेस के दरमियान वाला जो पोर्शन होता था वहां से एपिकल एक्टोडर्मल रिज जो है वो वेरी गुड एपोप्टोसिस से डिसअपीयर हो गई और इधर जो मीजेनकाइमल सेल्स है उनकी भी डिजनरेशन होगी, तो जो वेब्ड फिंगर्स होती हैं वो फिर की सेपरेट फिंगर्स में चेंज हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ये डिफ्रेंसिएशन नहीं हो सकी है, इसलिए क्या बन गया? सिंडेक्टली। अब ये स्किन से भी जुड़ी हो सकती हैं और अगर बोन भी जुड़ी हुई है तो ये कहलाएगी ऑशियस सिंडेक्टली। ये सर्जरी से बड़े आराम से करेक्ट किया जा सकता है। आगे चलो, ये है जी कंजेनिटल क्लब फुट। ये बड़ा फेवरेट एससीक्यू है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं, बहुत आसान सी चीज है। आपने अक्सर अपनी किसी मेड को या हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को आते जाते इस तरह की कंडीशन के फीट के साथ जरूर देखा होगा। ये कॉमन प्रॉब्लम है, इसको टेलीपीज एक्विनोवेरस कहते हैं। आपको कंजेनिटल क्लब फुट नहीं कहा जाएगा लिखने के लिए, इसका नाम चूंकि चाइनीज जैपनीज सा है ना, ये नाम आपको दे दिया जाता है और ये यूएचएस का बड़ा फेवरेट नाम है, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। उधर से आपको आएगा कि जी लेट डेवलपमेंट ऑफ द लिम्ब लिखो और साथ आएगा कि व्हाट इज टेलीपीज एक्विनोवेरस। अब आप तो बेहोश हो जाओगे, आपने कहना ये क्या बला होती है टेलीपीस, आपके जहन में तो फौरन कोई अर्थवॉर्म का बहन भाई आ जाएगा, सेंटीपीड्स या कोई ऐसी चीज आ जाएगी, है ना। तो ये टेलीपीस एक्विनोवेरस आपने याद रखना है, ये कंजेनिटल क्लब फुट को कहते हैं। जरा सारे बच्चे एक दफा इस नाम को लिखो, याद हो जाएगा, टेलीपीस एक्विनोवेरस। शाबाश, लिखो सारे बच्चे। और कितने बच्चे हैं हमारे पास? हमारे पास बच्चे हो गए जी 133। 133 ना काफी है, अपने दोस्तों को जगाइए, पैगाम भेजिए। रोल कॉल इज इम्पोर्टेंट, आपके ग्रेड्स और रोल कॉल की बेस पे ही आपने अगली क्लास में चले जाना है। हमारे पास आए बगैर तो मेरा ख्याल है कि आप प्लीज क्लास में अटेंटिव हों और अटेंड करें क्लास को। चलो जी, अब आपके पास क्या है? अब आपके पास ये वेरी गुड, शाबाश, सारी क्लास पार्टिसिपेट किया करो। द सोल ऑफ द फुट इज टर्न मीडियली। जरा करके देखो, हाँ, अपने अपने पैर को बनाओ इस तरह से कि आपका जो पैर का सोल है वो मीडियली टर्न हो जाए। ठीक है, जरा बनाकर दिखाओ। आपका जो पैर है वो मीडियल या सोल ऑफ द फुट मीडियली टर्न करो एंड फुट इज इनवर्टेड। बाहर की तरफ अगर बॉर्डर निकालोगे तो इवर्टेड हो जाएगा, अंदर को निकालोगे तो इनवर्टेड हो जाएगा। बस ये पैर की कंडीशन जरा बनाओ कि आपका आपका जो सोल है वो मीडियली फेस करे और जी बच्चों, क्या आपने ऐसा करके देखे? आपके पास आपका जो सोल है वो मीडियली फेस करे। वैसे नॉर्मली आपका सोल किधर फेस करता है? डाउनवर्ड, ठीक है। फ्लोर की तरफ आपका जो फुट है वो फेस करता है ना। अब इसमें क्या है, वो मीडियली कर रहा है और साथ आपका फुट जो है वो इन्वर्टेड है, ठीक है। Club foot is bilateral in approximately 50% of cases and it occurs approximately twice as frequently in males. बेचारे मेल, इधर भी लड़कियां प्रिंसेसेस हैं, उनके प्रिंसेसेस होने की वजह से उनमें ये इंसिडेंट कम है और मेल के अंदर फीमेल के मुकाबले में ट्वाइस है, ठीक है। और 50% केसेस में ये बायलैटरल है। अब हम इसकी थोड़ी सी बेसिस देखेंगे क्या है। अच्छा जी, ये जरा पढ़ लीजिए। ऑब्जर्व द हाइपर एक्सटेंशन एंड इनकर्विंग ऑफ द फीट। फीट की हाइपर एक्सटेंशन हुई हुई है और इनकर्विंग ऑफ द फीट है। इनकर्विंग का मतलब क्या है कि आपका जो फुट है वो सोल ऑफ द फुट टर्न मीडियली है एंड फुट इज इनवर्टेड, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस, इसका क्वेश्चन ही यही आता है कि राइट ऑन द एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस फॉर द टेलीपिस एक्विनोवेरस। व्हाट इज टेलीपिस एक्विनोवेरस? अगर आपको कहते हैं व्हाट इज, तो आपने ये जवाब देना है, द सोल ऑफ द फुट इज टर्न्ड मीडियली एंड फुट इज इन्वर्टेड। क्लब फुट इज बायलैटरल approximately 50% ऑफ केसेस एंड इट occur approximately twice as frequently in male। ये तो हो गया व्हाट इज। अगर एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस पूछती हैं तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें।
आपने बस ये लिखना है कि इट इज कॉमनली स्टेटेड दैट क्लब फुट रिजल्ट फ्रॉम एबनॉर्मल पोजिशनिंग और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ द लोअर लिम्ब fetus in the uterus. The evidence for this is inconclusive. अच्छा जी, अब आपको कोई कंडीशन याद करो हाँ जिसमें बच्चा जो है फ्रीली अपने लिम्स नहीं मूव कर सकता ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट। उस कंडीशन का नाम लिख के बताओ सारे बच्चे। वो कंडीशन क्या आपके जहन में आ रही है, क्या कंडीशन वो हो सकती है क्लास? वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर बेबी जो है अपनी एमनियोटिक कैविटी के अंदर फ्रीली मूव नहीं कर सकता, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है? एनीवन? अच्छा, ये दो कंडीशन है जो एमनियोटिक फ्लूइड के साथ अटैच्ड होती है। क्लास, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्लास, कैन यू हियर मी? तो बेटा फिर बताओ वो कौन सी कंडीशन होती है बच्चों जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है? आप देखो बेबी तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर है ना, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर उसे स्विमिंग करनी है, वो अपने लिम्स मूव करते हैं, वो अब घूमता रहता है और वो उस एमनियोटिक फ्लूइड उसकी सिमेट्रिकल डेवलपमेंट करवाता है। अब आप फर्ज करो कि एमनियोटिक कैविटी के अंदर से एमनियोटिक फ्लूइड आपने निकाल लिया है, कम कर दिया है, क्या अब बच्चे की फ्री मूवमेंट हो सकती है? हाँ, ओलिगोहाइड्रेमनियोस, वेरी गुड वेरी गुड, याद आ गया ना। ओलिगोहाइड्रेमनियोस, ओलिगोहाइड्रेमनियोस वो कंडीशन है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है। शाबाश, वेरी गुड क्लास। ओलिगोहाइड्रेमनियोस में एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है, बेबी की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होने की वजह से उसके अंदर लिम्ब चूंकि प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है कि ये लिम्ब जो है किसी प्रेशर वाली पोजीशन में पड़े हुए हो और इनकी फ्री मूवमेंट ना हो सकती हो, तो ये क्लब फीट में चेंज हो गए। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब आपको नेक्स्ट देखो, क्लब फुट अपीयर्स टू बी कॉज्ड बाय मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस। अब ये इनहेरिटेंस की जेनेटिकली भी इनहेरिट हो सकती हैं, ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं एक्टिंग टुगेदर। अब इसकी कॉजेज में क्या होगा कि ये जेनेटिकली भी डिटरमिन हो सकता है कि अगर किसी के पेरेंट्स में ये डिफेक्ट है तो उस बच्चे में भी ये डिफेक्ट आने के चांसेस है। और दूसरा क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस क्या है कि वो या तो ये जेनेटिकली होगा या एनवायरमेंटल फैक्टर होगा। ठीक है, और क्लब फुट उस पोजीशन में भी हो जाएंगे अगर ओलिगोहाइड्रेमनियोस होगा और लिम्स की मूवमेंट फ्री नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको समझ आ गई। आगे चलते हैं, ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट आजकल तो इसका बहुत आसान है। इन दिस कंडीशन ऑल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। कोई भी चीज मिसिंग नहीं है, ना फुट की, ना टोज की, ना लोअर लिम्ब की, काफ की, ना नी की, ना एंकल जॉइंट की, ना थाई की, किसी का भी कोई भी स्ट्रक्चर मिसिंग नहीं है। सो द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस कैन बी ट्रीटेड विद कास्टिंग और टेपिंग। कास्टिंग आपने देखा होगा, किसी का हाथ या बाजू टूट जाए तो एक सफेद रंग का प्लास्टर सा चढ़ा दिया जाता है, उसको कहते हैं कास्टिंग और टेपिंग। फिर जो क्लास फेलोज होती हैं जाते हैं और उसके उस प्लास्टर के ऊपर गेट वेल सून भी लिख के आती हैं। कभी लिखे आप लोगों ने? उस बेचारे का एक तो प्लास्टर लगा होता है, ऊपर सारे मार्कर लेके जाते हैं, गेट वेल सून उस प्लास्टर पे लिख के चले जाती हैं, और ये बच्चे करती हैं ऐसा, तो इसको कहते हैं कास्टिंग और टेपिंग। चलो जी, क्लास साथ साथ हंसती रहे तो अच्छी बात है। इन अदर केसेस द डिफॉर्मिटी इज फ्लेक्सिबल एंड इज, अच्छा, कुछ केसेस में तो आपको वो कास्ट लगाना पड़ता है जिसको प्लास्टर कहते हैं। ये प्लास्टर चढ़ा दिया डॉक्टर ने और उससे पैर सीधे हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या है कि ये इतना रिजिड नहीं होगा और आपका जो बेबी का क्लब फुट डिफॉर्मिटी है वो फ्लेक्सिबल होगी, तो इस केस में फिजियोथेरेपी से ही ये मसला हल हो जाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट जो है फिजियोथेरेपी कराएगा पाँव की और उसी कंडीशन से बच्चे को ठीक कर लिया जाएगा। ठीक है, अब आपको ट्रीटमेंट के 2 स्टेप पता लग गए। अगर तो क्लब फुट रिजिड है, स्ट्रक्चर सारे प्रेजेंट होंगे, उस चीज चक्कर में आप क्या करोगे, प्लास्टर किया जाएगा, उसको कास्टिंग की जाएगी उसके पाँव के ऊपर, ताकि पाँव अपनी पोजीशन में सीधा करके उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ा दिया जाए। दूसरे केस में क्या है कि डिफॉर्मिटी जो है वो फ्लेक्सिबल है, उसके फ्लेक्सिबल होने की वजह से वो फिजियोथेरेपी ही की वजह से ठीक हो जाएगा, उस चक्कर में कास्टिंग करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा जी, ये आपका हो गया क्लब फुट। अब है डुप्लीकेशन।
डुप्लीकेशन के अंदर क्या है कि पॉली, पॉली हमेशा इसका मतलब होता है मोर। ठीक है, अभी तक हम कितनी मजे की टर्म्स कर चुके हैं। ए का मतलब एब्सेंट। ठीक है, एमेलिया, मेलिया कहते हैं लिम्ब को, तो एमेलिया एब्सेंस ऑफ लिम्ब हो गया। फिर मीरोमेलिया पार्शियल एब्सेंस ऑफ लिम्ब हो गया, या पार्शियल एब्सेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द लिम्ब हो गया। पॉली मीन्स हो गया मोर, सिन मीन्स हो गया जॉइंट, है ना। तो पॉली मीन्स मोर है। पॉलीडेक्टिली, मोर देन नॉर्मल नंबर ऑफ फिंगर्स एंड टोस। ठीक है, ये आपके सामने हाथ की फिंगर्स दिखाई गई हैं, उसके 2 अंगूठे बन गए हैं। तो इसमें क्या होगा कि डुप्लीकेशन हो गई है, और जो एक डिजिटल रे थी उसने एक थंब बनाने की बजाय 2 थंब बना दिए हैं। तो ये भी सर्जिकली आजकल करेक्ट हो जाता है बड़े आराम से, इसमें कोई इश्यू नहीं रहता है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज कॉल्ड दी पॉलीडेक्टिली। अब आपके पास अगली चीज आती है जिसको हम कहते हैं अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ में क्या है कि आपके पास ब्रेकी का मतलब होता है शॉर्ट। ठीक है, अगर आप ये टर्म्स याद कर लो कि कहीं पे भी ब्रेकी आएगा तो आपको ब्रेक का मतलब शॉर्ट हो जाएगा, पॉली का मतलब मोर हो जाएगा, और ए का मतलब एब्सेंस हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये चीजें याद कर लो। तो ब्रेकिडेक्टिली का मतलब है शॉर्ट फिंगर्स एंड टोज। स्ट्रक्चर सारे पूरे होंगे, लेकिन जो आप नॉर्मल साइज एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये वाला एक नॉर्मल साइज ऑफ हैंड है, वो नॉर्मल साइज ऑफ हैंड से थोड़ा छोटा हाथ बनेगा। इसको हम कह देंगे ब्रेडेक्टिली। ठीक है, ब्रैकेडेक्टिली। तो ये आपके अंडरग्रोथ का आ गया। फिर एक डिजीज है जिसका नाम है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। अब इसमें क्या क्या होता है बेबी के साथ, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। मुझे लगता है ये मैंने आपको हिस्टोलॉजी पढ़ाते हुए जरूर उसमें बताया होगा। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द शॉर्टनिंग, बोइंग एंड हाइपोमिनरलाइजेशन ऑफ द लॉन्ग बोन्स। अब लॉन्ग बोन्स क्या है, छोटी है, मुड़ी हुई हैं। किस वजह से, कि उनके अंदर मिनरल्स कम है। जब बोन के अंदर, आप बोन में पढ़ चुके हो ना कि कितने परसेंट ऑर्गेनिक और कितने परसेंट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, याद आया। तो अगर मिनरलाइजेशन नहीं होगी, बोन के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट प्रॉपर नहीं होगा, तो बोन्स में स्ट्रेंथ नहीं होगी। जब स्ट्रेंथ नहीं होगी तो वो बेंड हो जाएंगी। ठीक है, और बोन्स जो है प्रॉपरली बनेंगी भी नहीं, वो शॉर्ट रह जाएंगी। तो ऐसा किस में होता है, लॉन्ग बोन्स ऑफ द लिम्ब दैट कैन रिजल्ट इन फ्रैक्चर्स एंड ब्लू स्क्लेरा। ऐसे बच्चे का स्क्लेरा ब्लू होगा और उसके मल्टीपल फ्रैक्चर्स के साथ वो बॉर्न होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन कहलाएगी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। वेरी गुड, ब्रिटल बोन्स होंगी। वेरी गुड। अच्छा जी, आगे क्या है, कॉजेज ऑफ बर्थ डिफेक्ट ऑफ लिम्ब। कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं, अभी तक हमने एक नजर जरा देख लेती है, इनको जो हमने पढ़ा है इससे जरा याद हो जाती है चीजें। फिर क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। गुड क्लास। पहले जरा मैं रोल कॉल चेक करूं कि क्या हमारे पास नंबर क्या हुआ है, 143। वेरी गुड, इसका मतलब है आपने अपने सोए हुए दोस्तों को जगा लिया है। गुड क्लास। टीम वर्क इज द बेस्ट। सारों ने अगली क्लास में जाना है, इकट्ठे जाना है। अच्छा जी, अब आपके पास क्या है कि हमने लिम्ब डिफेक्ट्स पढ़े थे कि पार्ट नहीं बन रहा। ठीक है, फिर हमने डिफरेंशिएशन का देखा, फिर हमने डुप्लीकेशन का देखा, फिर अंडरग्रोथ देखी। तो फेलियर में देखो क्या आया आपके पास, एमेलिया एब्सेंस ऑफ लिम्स, मीरोमेलिया पार्शियल एब्सेंस ऑफ लिम्स। ठीक है, मीरोमेलिया की 2 कंडीशन, हेमीमेलिया फिबुला एब्सेंट है, फोकोमेलिया हैंड और फीट क्लोज टू द बॉडी अटैच है। फिर आपके पास एक सिंड्रोम है जिसमें रेडियस एब्सेंट होती है, साथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। ठीक है बच्चों, इसका एब्रिविएशन होता है TAR सिंड्रोम। TAR सिंड्रोम। मैं साथ साथ आपकी ना वो वाली किताब भी देखती हूँ, लैंगमैन भी, ताकि दोनों तरह के नाम आपको इंट्रोड्यूस करा दिए जाएं। उसके बाद आपके पास आया है क्लॉ लॉबस्टर हैंड, जिसमें मिडल डिजिट एब्सेंट होगी तो फर्स्ट सेकंड फ्यूज कर देंगी, थर्ड फोर्थ फ्यूज कर देंगी, या सेकंड थर्ड फोर्थ एब्सेंट है, फर्स्ट और फिफ्थ बस बन गई है। तो ये क्लॉ लॉबस्टर हैंड या क्लॉ लॉबस्टर फीट बन गए जी। फेलियर ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पर एपोप्टोसिस जो होनी थी वो नहीं हुई, मेसेंकाइम जो एब्सेंट होनी थी नहीं हुई, जिसकी वजह से क्यूटेनियस सिंडेक्टली या ऑशियस सिंडेक्टली हो गई। और फिर आपके पास टेलीपिस एक्विनोवेरस, इसका बस नाम याद करना इंपॉर्टेंट है, टेलीपिस एक्विनोवेरस
ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये होता भी बहुत ज्यादा है और ये बड़े आराम से करेक्ट भी कर लिया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि सोल आपका जो है वो मीडियली होगा और फुट जो है वो आपका इन्वर्टेड होगा। अच्छा जी, अगर तो ये रिजिड है तो बड़े आराम से ये ट्रीट हो जाएगा, रिजिड है तो कास्टिंग करेंगे और अगर ये फ्लेक्सिबल है तो फिजियोथेरेपी से मसला हल हो जाएगा। और इसमें ये बात याद रखना कि कंजेनिटल क्लब फुट के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर मिसिंग नहीं होता, सारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी सबसे। ये इसका बड़ा प्यारा एमसीक्यू बनता होता है जिसपे आपको जवाब आना चाहिए कि टेलिपिस इक्विनोवेरस वो कंडीशन है जिसमें सारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। आपको हो सकता है ऐसे एमसीक्यू दे दें कि भाई वो वाला डिजीज बताओ जिसमें आपके पास सारे के सारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और साथ थोड़ा बहुत और हिंट दे दिया जाए कि मोर इंसिडेंस इन मेल है और इस तरह से 50% बायलैटरल है, तो आपको फिर फौरन याद आ जाएगा ये टेलिपिस इक्विनोवेरस है जी। डुप्लीकेशन में आपने देख लिया कि पॉलीडेक्टिली है, जो 5 से ज्यादा नंबर हो सकता है। फिर आपके पास अंडर ग्रोथ में आपने ब्रैकिडेक्टिली देख ली कि आपकी फिंगर्स जो हैं हैंड और फीट की वो शॉर्ट हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे लंबी, ठीक है, तो वो उससे शॉर्ट होंगी, ये अंडर ग्रोथ हो गई है। अब फिर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, ये आपको पहले से ही बड़ा अच्छा आ रहा है, बच्चों ने बड़ा अच्छा लिखा है, गुड। अब है कॉजेज ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स ऑफ लिम्स। कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं। अब इसमें आपने हमेशा याद रखना है कि क्रिटिकल पीरियड ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट इज फ्रॉम 4 to 8 वीक। 4 to 8 वीक बेबी की इंटरयूटेरल लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यही वो 4 वीक्स हैं जिसमें सारे के सारे स्ट्रक्चर्स की बेसिस बन जाती हैं, ठीक है। और ये डेज बनते हैं आपके पास 24 to 36 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये बात तो आप कहीं पे रट के लिख के रख लो, इनमें से एक एमसीक्यू तो आता ही आता है, ठीक है। क्रिटिकल पीरियड कौन सा है जी, किसी भी चीज का जो क्रिटिकल पीरियड है 4 to 8 वीक्स है। कौन से डेज क्रिटिकल है, 24 to 36 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये एक ड्रग का नाम आपको बता दिया गया है, थैलिडोमाइड, a potent human teratogen during the embryonic period. Exposure to this teratogen before day 36 can cause severe limb defects such as amelia, meromelia, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया मेलिया स्लिम। अब ये थैलिडोमाइड आपसे बहुत दफा पूछा जाता है और आपने हमेशा इसको याद रखना है कि इस स्लाइड को तो आप जो है ना बस 2 से 10 दफा पढ़ें। अच्छा, आपने इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्रिटिकल पीरियड क्या है, 4 to 8 वीक्स। अगर आप इसको डेज में कन्वर्ट करो तो क्या है, 24 to 36 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कौन सी ड्रग है जो लिम्स के डिफेक्ट प्रोड्यूस करने में बहुत पोटेंट है, अगर बिफोर 36 डेज ले ली जाए आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ये क्या है, थैलिडोमाइड। ड्रग का नाम बच्चों लिखो, थैलिडोमाइड, याद होना चाहिए इसका नाम। और ये थैलिडोमाइड अगर ले ली जाए बिफोर 36 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो ये किस चीज के डिफेक्ट्स करेगी, किस चीज के डिफेक्ट्स आएंगे बच्चों, डिफेक्ट्स बेटा किस में पैदा होंगे, लिम्ब डिफेक्ट होंगे, वेरी गुड। और मोस्टली क्या होगा, एमेलिया एंड मेरोमेलिया, ये वाले डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और ड्रग का नाम है थैलिडोमाइड। इसलिए जो बच्चे प्रैक्टिस में जाएंगे, क्लिनिशियन डॉक्टर बनेंगे, क्लिनिकल डॉक्टर बनेंगे, हमारी तरह के टीचिंग फैकल्टी में नहीं होंगे, तो वो यकीनन मरीजों को दवाइयां लिख के देंगे। तो आपने जब भी कोई भी मैरिड फीमेल आएगी, आपने सबसे पहले रूट आउट करना है कि इज शी प्रेग्नेंट और नॉट, ठीक है। उसके बाद आप उसकी दवाइयां लिखेंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, पल्ले से बांध के रख लो ये टिप कि जब भी कोई मैरिड वुमेन आपके पास आएगी हमेशा प्रेगनेंसी को रूल आउट करें और फिर अपनी दवाइयां सुकून से लिखें। चले जी आगे चलते हैं। कॉजेज ऑफ लिम्फ डिफेक्ट चल रहे हैं। पहले तो मैंने आपको बता दिया पीरियड कौन सा है, पीरियड के बाद मैंने आपको बताया है कि कौन सी ड्रग है जो डिफेक्ट करती है। अब आगे जो कॉजेज हैं वो हैं जेनेटिक फैक्टर्स। ये इसमें क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज हो सकती हैं एसोसिएटेड विद ट्राइसोमी। फिर म्यूटेंट जीन्स हो सकती हैं एज इन ब्रैकिडेक्टली
abnormal shortness of the fingers or osteogenesis imperfecta, a severe limb defect with fractures occurring before birth. ये बिफोर बर्थ की चीजें हैं, ये म्यूटेंट जीन्स की वजह से बनी है, जीन्स में म्यूटेशन हुई है और फिंगर्स जो है वो शॉर्ट रह गई हैं या ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के फ्रैक्चर्स वाली बोन्स बन गई हैं, डिफेक्टेड बोन्स बन गई हैं जिसमें मिनरल्स की क्वांटिटी पूरी नहीं है, उनके अंदर मिनरल्स कम हैं और उस मिनरल्स कम होने की वजह से उनमें स्ट्रेंथ कम हुई और जिनके अंदर बेंडिंग हुई होगी और फ्रैक्चर्स हुए हुए होंगे, ब्रिटल बोन्स होंगी। बिल्कुल सही किसी बच्चे ने लिखा था। अगला फैक्टर देखो, एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज टेट्रोजेंस। टेट्रोजेंस क्या क्या हो सकते हैं? अल्कोहल हो सकता है, थैलिडोमाइड हो सकता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, इसको कहते हैं मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस। ठीक है, जब जेनेटिक फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ मिल जाए तो इसको कहती हैं मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस, एज इन डेवलपमेंट ऑफ डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप। ठीक है, अब डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप होगा तो हिप जॉइंट की डिसलोकेशन हो जाएगी। अच्छा जी, फिर है वेस्कुलर डिसरप्शन एंड इस्कीमिया, के लिम्स के अंदर ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं जा रही, तो जाहिर है जब उसके अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो लिम्ब जो है उसके अंदर डिफेक्ट्स आ जाएंगे। A reduced quantity of amniotic fluid and oligohydramnios is commonly associated with limb deformations. अब आप कोई बच्चा याद कर सकते हैं कि जब ओलिगोहाइड्रमनियोस हमने पढ़ा था तो उसके अंदर फ्लूइड कम होने की वजह से बेबी मूव नहीं कर सकता तो डिफेक्ट्स पैदा होती हैं। फिर उसके अलावा एक और चीज होती है जिसमें amniotic बैंड बन जाते हैं, तो जो amniotic बैंड है वो अगर किसी के बाजू के गिर्द लिपट गए हैं या किसी के टो के गिर्द लिपट गए तो उसकी एम्पुटेशन कर देते हैं। क्या आपको amniotic बैंड सिंड्रोम याद आया? उसकी कुछ पिक्चर्स याद आई हैं बच्चों? तो वो कंडीशन भी इसके साथ एसोसिएटेड होगी। amniotic बैंड सिंड्रोम याद आया किसी बच्चे को है कि नहीं आया? अच्छा, कॉजेस को एक दफा फिर देख लेते हैं। कॉजेस क्या हो सकती हैं कि मैंने कॉजेस के अंदर मैंने सबसे पहले आपको जो बेसिक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मटेरियल था उसको इस स्लाइड पे कर दिया है। कॉजेस तो आगे से स्टार्ट हो रही है ना, कॉजेस तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मैंने आपको ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी ना वो एक स्लाइड पे इकट्ठी कर दी है कि आपको क्रिटिकल पीरियड का पता होना चाहिए। क्रिटिकल पीरियड तो ये एमसीक्यू तो मेरे ख्याल में अगर आपको एमसीक्यू में नहीं आएगा तो एससीक्यू में पूछ लेंगे, एससीक्यू में नहीं आएगा तो वाइवा में पूछ लेंगे, ये पूछना जरूर है। आप जब एग्जाम में बैठोगे ये आपसे एक दफा तो जरूर पूछा जाएगा किसी भी फॉर्म में। तो कितना क्या पीरियड है? 4 to 8 वीक्स, ये पक्का याद कर लो। ये ऑर्गेनोजेनेसिस का पीरियड है और ये डेज क्या है? 24 to 36 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कौन सी ड्रग नहीं देनी? थैलिडोमाइड। ठीक है, ये लिम्ब डिफेक्ट करती है। अब है कॉजेस, जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर एक बात हो गई कि जेनेटिकली डिटरमिन हो गया, फिर जीन में म्यूटेशन हो सकती है एंड पेरेंट्स में वो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो बेबी बॉर्न हो रहा है उसकी अपनी जीन में म्यूटेशन हो गई है। अच्छा जी, फिर आगे क्या होता है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। फिर ये हो सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर हो जाए, इसको कहती है मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस। फिर ये है कि ब्लड सप्लाई कम हो सकती है। फिर आपके पास amniotic फ्लूइड की क्वांटिटी कम हो सकती है, ओलिगोहाइड्रमनियोस, इसमें भी लिम्ब डिफेक्ट होंगे। जब amniotic फ्लूइड कम होगा बच्चा अपने बाजू मूव नहीं कर सकेगा, बाजू मूव ना करने की वजह से क्या होगा कि उसके लिम्स जो है वो प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो सकेंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक amniotic बैंड सिंड्रोम होता है जिसमें एमनियन जो होता है उसके बैंड्स बन जाते हैं, उसके फटने, उसकी श्रेडिंग होने की वजह से, और वो बैंड जो है वो बाजू के गिर्द, किसी के टो के गिर्द, फिंगर के गिर्द लिपट सकते हैं, उसकी एम्पुटेशन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे कुछ कंडीशंस आ रही हैं, अब आप इनको पहचानो ये क्या है। ये जरा ये वाली पिक्चर देखो, ये क्या हो सकता है? बिल्कुल सही है। ए वाली पिक्चर पहचानो बच्चों, सारे बच्चे पहचानो, पॉलीडेक्टिली है। ठीक है, और उसके बाद इसको पहचानो, ये क्या है?
सिंडेक्टली है, बिल्कुल सही। इसको पहचानो, ये क्या है? यहाँ पे भी वेबिंग ऑफ हैंड है, ये वेबिंग ऑफ फीट है, ये वेबिंग ऑफ हैंड है, ये भी सिंडेक्टली है। ठीक है बच्चों, इस तरह पिक्चर भी दिखाई जा सकती है आपको कि बताओ इस कंडीशन का क्या नाम है। ये कॉमन चीजें हैं, इसलिए आपसे ज्यादा पूछी जाएंगे। चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर, आपको जवाब देने होंगे। जी, हमने स्टार्ट करने हैं बर्थ डिफेक्ट्स। बर्थ डिफेक्ट्स, चलो बच्चों बताओ कि लिम्ब को डिफेक्ट जब हमने डिफाइन करना हो तो लिम्ब को बोलने के लिए हम क्या लफ्ज यूज करते हैं? मेलिया, वेरी गुड। अगर एक लिम्ब का, शाबाश, अगर अगर लिम्ब का एक पार्ट सिर्फ एब्सेंट होगा तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? when only a part of limb is absent, मिरोमेलिया, मिरोमेलिया। मिरोमेलिया कहेंगे बेटा। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर टोटल एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द लिम्ब है, इफ देर इज टोटल एब्सेंस ऑफ ए मेलिया, बिल्कुल सही। जब पूरे का पूरा अपर या लोअर लिम्ब एब्सेंट होगा उसको एमेलिया कहेंगे। वेरी गुड, गुड क्लास। मैं जरा चेक कर लूं कितने बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं। 148, शाबाश, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब ये बताएं कि आपके पास कौन से डिफेक्ट्स हैं जो आपके पास डिफरेंशिएशन के लेवल पर आ सकते हैं, चीजें प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट नहीं हुई हैं, तो क्या डिफेक्ट होगा? एब्सेंस ऑफ रेडियस तो बेटा वो पार्ट ऑफ में, हाँ, सिंडेक्टली आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। एब्सेंस ऑफ रेडियस तो बेटा इसी के साथ ही आ जाएगा ना, जो फेलियर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्ट है। ठीक है, तो फेलियर ऑफ डिफरेंशिएशन में सिंडेक्टली है, बिल्कुल सही, और साथ कंजेनिटल क्लब फुट है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलो जरा एक और बात करते हैं। ये बताओ कि जिस बच्चे की रेडियस पार्शियल या कंप्लीटली एब्सेंट होगी उसको साथ और क्या एक प्रॉब्लम हो सकती है? वेरी गुड, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी प्रॉम्प्ट आंसर विद इन शॉर्ट टाइम, गुड क्लास। अब ये बताओ कि इस सिंड्रोम, ये एक सिंड्रोम बन जाएगा, इसका नाम क्या होगा? when there is absence of radius along with the thrombocytopenia, this syndrome will call the, very good, shabash, shabash, good class। अब ये बताओ कि what is the embryological basis for the absence of the radius, partial or completely? embryological basis क्या है? What are the embryological basis, or what is the embryological basis for the congenital absence of radius? Mesenchymal primordium will not formed। mesenchymal primordium, प्राइमोडियम बुनियाद होती है, किसी भी चीज की जो बुनियाद होती है ना वो प्राइमोडियम होती है। वेरी गुड, ये सायरा सिकंदर, एक्सीलेंट आंसर। mesenchymal डिफेक्ट इन mesenchymal primordium, प्राइमोडियम जरूर लिखना है। प्राइमोडिया का मतलब होता है कि बेस बन रही है, mesenchyme उस जगह पर थिकंड हो रही है। बिल्कुल सही है, शाबाश। ये बताओ व्हाट इज द अदर नेम फॉर द क्लब फुट? किसी को क्लब फुट है, आप उसका दूसरा नाम क्या लिख के बताओगे? बिल्कुल सही, टेलिपेज एक्विनोवेरस। वेरी गुड, वेरी गुड। इस डिजीज का क्या इंसिडेंस है बायलैटरल होने में? कितने परसेंट केसेस में ये बायलैटरल होती है? वेरी गुड, 50%। वेरी गुड। अब ये बताओ कि इसका इंसिडेंस कितने परसेंट मेल में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल? वेरी गुड। अब ये बताओ कि ये इसके एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस क्या है? एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस क्या है?
ये जो बच्चे 2 लिख रहे हैं ना, 2 की बजाय ट्वाइस लिखिए, ट्वाइस बेहतर होता है लिखा हुआ। जी, अब आप ये पूछा गया कि इसकी एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस क्या है क्लब फुट होने की। एक तो हो गया कि रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो गई ड्यू टू ओलिगोहाइड्रोमियोस, एक बात हो गई। दूसरी बात वो एब्नॉर्मल पोजीशनिंग रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट इन द यूट्रस, वो ओलिगोहाइड्रोमियोस में कवर हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है? नहीं नहीं, ये बच्चा TER जो लिख रहा है ये रॉन्ग है। TER क्या क्यों लिख रहे हो बेटे? कंजेनिटल, ये जो क्लब फुट है ये कंजेनिटल भी तो होता है ना। अगर ये देखो, अब इसको दोबारा देखो, अगर पेरेंट्स में है तो ये पेरेंट्स से बच्चे में आ सकता है ना। appear to be caused by the multifactorial inheritance, यानी कि genetical environment और genetical factors environmental factors acting together। ठीक है, तो मल्टीफैक्टोरल इनहेरिटेंस हो सकती है, यानी कि जेनेटिकली डिटर्मिनेशन हो गई और साथ एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसे आ गए जिन्होंने इसको कॉज करवा दिया। तो जब भी जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर मिलेंगे ना, दोनों मिलेंगे, तो ये हमेशा कहलाएंगे मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस। ठीक है, और साथ दूसरी कंडीशन है ओलिगोहाइड्रोमियोस। ओलिगोहाइड्रोमियोस जिसमें रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगी, और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट जो है ओलिगोहाइड्रोमियोस में भी हो सकती हैं। और इसके अलावा जब जो है कोई भी और फैक्टर जो बेबी की वूम के अंदर रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, चलें आगे बताएं कि आपके पास कौन सा क्रिटिकल पीरियड होता है जिसमें कि आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है while giving and prescribing the medicine to the pregnant lady। 4 to 8 वीक, बिल्कुल सही। 4 to 8 वीक, 24 to 36 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन साथ लिखने हैं फिर। ठीक है, 24 to 36 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि आपको पता है ना कि आपका एक जेस्टेशनल एज होती है और एक एम्ब्रियोनिक एज होती है। जेस्टेशनल एज आप लास्ट फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेते हो, और एम्ब्रियोनिक एज होती है वो आप लेते हो जिस दिन फर्टिलाइजेशन हो। तो इसमें 2 हफ्तों का फर्क आ जाता है। तो अब हम कर रहे हैं 24 to 36 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अब हमने एम्ब्रियोनिक एज को इस वक्त जहन में रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये एम्ब्रियोनिक एज और जेस्टेशनल एज का डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। एम्ब्रियोनिक एज आप गिनते हो जिस दिन फर्टिलाइजेशन होगी, उसी दिन से बेबी की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, है ना। और जो जेस्टेशनल एज है वो अकाउंट की जाती है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्यों कहते हैं? कोई बच्चा इस चीज का जवाब दे सकता है? आप जेस्टेशनल एज में ये लफ्ज क्यों यूज करते हो, फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड? क्यों कहते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड? है कोई जवाब दे सकते हैं कॉमन सेंस से? क्लास, डू यू हियर मी? कोई बच्चा इस चीज का जवाब दे सकता है बच्चों? हम क्यों कहते हैं फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल? वेरी गुड, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। उसके बाद 9 मंथ्स के लिए सेसेशन ऑफ मेंसेस होगा। तो इसलिए जो हम काउंट करते हैं हम उसमें ये वर्ड यूज करते हैं फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। बिल्कुल सही जवाब, एक्सीलेंट एक्सीलेंट क्लास, बहुत गुड पार्टिसिपेशन है। आई एम वेरी हैप्पी विद यू M19। और अब ये कि विश करते हैं कि वो टाइम आए कि हम दोबारा वापस क्लास में इकट्ठे हों और हम एक दूसरे को देख सकें। अच्छा जी, आगे हमने फिर देखा कि हमारे पास कौन सी ड्रग है जो लिम्फ के डिफेक्ट प्रोड्यूस करती है। कौन सी ड्रग है? थैलिडोमाइड, बिल्कुल सही। इसके अलावा और कौन सी चीज है जो डिफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है? अल्कोहल, अल्कोहल, थैलिडोमाइड एंड अल्कोहल। ठीक है, तो ये जो आपके पास कॉजेज आ गई, जेनेटिक फैक्टर, जीन की म्यूटेशन। जीन की म्यूटेशन से 2 डिफेक्ट क्या आ सकते हैं ये बताइए? जीन की म्यूटेशन हुई है तो 2 डिफेक्ट क्या आ सकते हैं? बेटा जीन की म्यूटेशन हुई है और 2 डिफेक्ट्स जो आ सकते हैं वो क्या होंगे? एंड ब्रैकिडेक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
वेल डन क्लास, थैंक यू। अब आप शेयर कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो टॉपिक्स आप चाहते हो कि मैं आपको पढ़ा दूं, अभी तक आपने प्लेसेंटल सर्कुलेशन मुझे दिया हुआ है। आप मुझे कोई 2-4 टॉपिक्स और बता दो तो मैं आपका जो ये है फॉर्मुलेट कर लूंगी आपको पढ़ाने के लिए कि आप और क्या पढ़ना चाहते हो बच्चों। है क्लास? बेटा कोई टॉपिक सोचे हैं? एमनियोटिक फ्लूइड सर्कुलेशन ठीक है, और बेटा और टॉपिक सोच लो। अब एक और जी मैं नोट कर लूंगी, तो फिर आपके एम्ब्रियोलॉजी के हार्डली कोई 4 और लेक्चर रह गए हैं। तो उसके बाद बच्चों फिर ना मैं आपके ये लेक्चर दे दूंगी ताकि आपका ये मसला भी हल हो जाए। ठीक है, आप टॉपिक्स लिखो, जिस जिस बच्चे को जिस जिस टॉपिक में इशू है हम उस टॉपिक को फिर कवर कर लेंगे। जी, प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो गया, प्लेसेंटल सर्कुलेशन हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, अगर कोई और टॉपिक भी आपको याद आता तो भी हमने 3-4 लेक्चर जो हमारे, अब हमने इसके बाद इंटेगुमेंट्री सिस्टम स्टार्ट करना है, और हमने हिस्टोलॉजी में भी इंटेगुमेंट्री सिस्टम, मैंने दोनों को इकट्ठा कर लिया ताकि आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए। और उसके बाद आपका एम्ब्रियोलॉजी में बस रह जाएगा लास्ट चैप्टर जो कि एक आसान सा चैप्टर है, एब्नॉर्मेलिटीज इन द फीटस के बारे में। तो वो फिर करने के बाद 4 या 5 लेक्चर बस और है, उसके बाद फिर हम ये रिवीजन में सबसे पहले यही टॉपिक करवा देंगे। अगर आपको कोई और चीज भी अच्छी तरह से समझ नहीं आई हुई है तो हम उसका रिकैप कर सकते हैं। आप मुझे लिख के बता सकते हो कि भाई इसका आप हमें रिकैप करवा दें। ठीक है बच्चों, चलो हैव हैप्पी हॉलीडे। संडे को एंजॉय करना, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करना। ठीक है, ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बच्चों, लेक्चर इज एंड, थैंक यू वेरी मच।